We are live now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ज़ैना साजिद हूँ और मैं सिंक रिसर्च डिपार्टमेंट की मेंबर हूँ और आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ रिसर्च वेबिनार सीरीज जो कि सिंक ने शुरू कराई है उनमें। बिफोर वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द सीरीज, मैं चाहूँगी कि जावेद इकबाल जो कि कैंडिडेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो तिलावत कुरान पाक से शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. जज़ाकल्लाह। So I once again صدق الله العظيم. to the research webinar series which is being organized by SINC. SINC का research department it started working last year और ये department जो main aims और objectives हैं इस department के वो ये थे कि आप सबको पता है कि research का trend हर university में different है। कुछ ऐसी universities हैं जहाँ पे research projects पे इतना focus नहीं किया जाता, तो स्पेशली ये डिपार्टमेंट उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए थी जहाँ पे रिसर्च के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, ताकि वो सीख कर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स खुद शुरू करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम चाहते थे कि जो सिंक के मेंबर्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, उनको रिसर्च की बेसिक्स सिखा दी जाए ताकि जब सिंक अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स आगे शुरू करे, जो सर्वेज की जाती हैं उनको करने में मेंबर्स को कोई इशू ना हो। और उसके बाद हमने डिसाइड ये किया, जो रिसर्च डिपार्टमेंट के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम वेबिनार सीरीज शुरू करते हैं जिनमें हम A to Z स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से रिसर्च की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्निकलिटीज हैं रिसर्च की, जैसे कि एनालिसिस ऑफ डाटा, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सब सिखाते हुए आप लोगों को के बारे में सारा कुछ बता देंगे। अब ये जो सीरीज है ये बहुत इंटरैक्टिव सी सीरीज होंगी, ठीक है। हम चीजों को आसान करके लेके चलो। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या आंसर, ठीक हो गया? अच्छा, लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। आज पहला सेशन है व्हिच इज द मिस्ट्री दैट इज रिसर्च। दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी सेशन जिसके अंदर हम रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। So our learning objectives from today's session is the introduction to research, what are the different types of research, what is scientific method, hierarchy of evidence को हम थोड़ा सा touch करेंगे। Then the first step towards your research, that is topic selection. टॉपिक, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने में जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज लिटरेचर रिव्यू। वो कैसे किया जाता है और फिर जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो उसको आपने मैनेज कैसे करना है, तो ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? जब भी कोई रिसर्च के बारे में बात करता है या आपसे पूछता है कि रिसर्च क्या है, तो आप उसे कहते हैं कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यू हैव टू सर्च अगेन एंड अगेन। बहुत डिफरेंट सी डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, आप बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं रिसर्च को। कुछ लोग ये कहते हैं कि इट इज द गैदरिंग ऑफ डाटा, द एनालिसिस ऑफ डाटा एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये भी ठीक है। तो जो definition आज मैंने आप लोगों के लिए चूज की है, which you people should know, it is that research is defined as the creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate and validate the new concepts, methodologies and understandings. Now let's break this down into 3 parts. हम बात करते हैं इसके पहले पोर्शन से, वो ये है कि research is the creation of new knowledge or the use of existing knowledge. अच्छा, इन रिसर्च सीरीज में रिसर्च सिखाने के साथ साथ जो एम्बिगिटीज
और जो मिथ्स हमारे माइंड में है ना रिगार्डिंग रिसर्च, हमने उनको भी साथ साथ डीबंक करते जाना है कि असल में ऐसा नहीं है, रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टास्क है, बस आपको इसकी जो टेक्निकल बातें हैं वो पता होनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आप चीजों को साथ साथ सीखते जाते हैं। तो जो पहली इंपॉर्टेंट बात रिसर्च में है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जब रिसर्च अपने माइंड रिसर्च इन योर माइंड, तो आपने या आप किसी नई डिस्कवरी की तरफ जा रहे हो जो कि दुनिया को पहले पता ही नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज आपने इन्वेंट करनी है, या कोई ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटी सामने लेकर आनी है विच हैज टू चेंज द वर्ल्ड, इट्स नॉट नेसेसरी। सो यू आर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। ऐसा होता है कि आप न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हो और यू आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इस बात को मैं खुद ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मेडिकल साइंस और द फील्ड ऑफ साइंस इटसेल्फ, इट्स अ ह्यूज पजल, ठीक है। कुछ पोर्शंस इसके डिस्कवर हो चुके हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन सी दैट, कुछ नहीं हुए। अगर आपने कभी बड़ा वो 1000 पीसेस वाला पजल बनाया हो, तो यू डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम वन पॉइंट एंड देन यू कीप ऑन मेकिंग दैट ओवर देयर। अगर आपको किसी और जगह पर कोई और पार्ट ऑफ पजल मिल गया जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप वहां से स्टार्ट ले लेते हो एंड एट द एंड यू जॉइन इट ऑल। तो रिसर्च इन दिस फील्ड ऑफ साइंस भी ऐसे ही है। जरूरी नहीं है कि आप उसी पार्ट पे काम करो, यू कैन फाइंड समथिंग न्यू एंड देन यूजिंग दैट न्यू नॉलेज यू कैन बिल्ड अप some other theories, you can bring on some other inventions। तो दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी। जो नया नॉलेज आप इन्वेंट कर रहे हैं या जो नया नॉलेज आप लेकर आ रहे हैं, और जो पिछला नॉलेज है उसको फाउंडेशन बनाते हुए आप कोई नई चीज दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। The second part of the definition was in a new and creative way so as to generate and validate the new concepts, methodologies and understanding। तो आप अपनी रिसर्च से क्या कर रहे हैं, आप नया कॉन्सेप्ट या कोई नए मेथड्स ऑफ रिसर्च आप जेनरेट भी कर रहे हैं, और सिर्फ जेनरेट नहीं, यू हैव टू वैलिडेट दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैलिडेट आप कैसे करेंगे? अगर आप कोई फॉर एग्जांपल ड्रग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको वैलिडेट करेंगे कोई ट्रायल कराकर, उसको पेशेंट्स को देकर। अगर आपने कोई लाइक बिहेवियरल साइंसेज रिलेटेड किसी चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी एक हाइपोथेसिस है, तो आप उसको किसी क्वेश्चन या किसी एनालिटिकल टेस्ट से वैलिडेट करेंगे, ठीक हो गया। तो you're not only generating the hypothesis, you're coming up with the methodologies and new concepts of how to validate your hypothesis, ठीक है। And this could include synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes। आपकी इस सारी मेहनत से क्या होगा, आप बेसिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं, आप पिछली रिसर्चेस को एनालाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि आप कुछ नया या लेकर आए। मतलब ये नहीं है कि आपने स्टडी इस तरह नहीं है, आपने जो रिसर्च में नहीं की जा सकी, जो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, या कोई ऐसी बात जो उस स्टडी की पॉपुलेशन के ऊपर नहीं अप्लाई हो रही थी, लेकिन आपको लगता है कि जब मैं स्टडी करूं और जो पॉपुलेशन मेरी अंडर स्टडी है उसके अंदर मैं इस हाइपोथेसिस को किसी डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। ये सब बातें हम विद एग्जांपल्स आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हमें पता चल गया कि रिसर्च क्या है। रिसर्च ये है कि हमने नया नॉलेज या पिछला एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करते हुए क्या करना है, वी हैव टू जनरेट एंड वैलिडेट द न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर इससे हमने क्या करना है, न्यू और क्रिएटिव आउटकम्स निकालने। तो 3 स्टेप्स बन गए बेसिक। पहला स्टेप क्या हुआ, ऑफ हैविंग द नॉलेज। नॉलेज आप तभी हासिल करते हो जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। Some question should be in your mind which leads you या which motivates you to get the knowledge, ठीक है। तो पहला स्टेप आ गया जनाब कि हम लोगों ने किसी चीज के बारे में कोई क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है, हमने अपना थिंकिंग प्रोसेस शुरू करना है किसी चीज को लेते हुए। Once you have the question in your mind, what you start to do is that you start seeking knowledge about it। आप उसके बारे में तहकीक करते हो, आप उसके बारे में ढूंढने लग जाते हो। अब हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया है उस पर पहले भी काम किया जा चुका हो, तो आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस नॉलेज को यूज करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। जब आप अपने क्वेश्चन के बारे में नॉलेज जमा कर लेंगे, ठीक है, अपना डाटा गैदर कर लेंगे, फिर आप
अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में मेरा हाइपोथेसिस है क्या। अब यहाँ रुकते हैं और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें एनीमिया बहुत कॉमन है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इन माय माइंड इज, क्या एनीमिया होने से ज्यादा बुरे आउटकम्स मदर के लिए हैं या ज्यादा बुरे आउटकम्स बेबी के लिए? मैं ये कहती हूँ, दिस इज नॉट अ स्टडी, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल आई जस्ट मेड, मैं ये कहती हूँ कि इसके बुरे इम्पैक्ट मदर पे ज्यादा है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन इन माय माइंड। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मैं पिछली स्टडीज देखूंगी कि आया जिन मदर्स को एनीमिया था उनके आउटकम्स बुरे बेबीज पे थे या उनके आउटकम बुरे उनकी डिलीवरी पे या मदर हरसेल्फ उन पे थे। मैंने डिफरेंट स्टडीज पढ़ी और मुझे पता चला कि कुछ स्टडीज ऐसा कह रही हैं कि मदर पे भी होती हैं और कुछ कहती हैं ऐसा कि बेबीज पे भी होती हैं। तो आई मेड अ हाइपोथेसिस। My hypothesis is that anemia in pregnant females adversely affect the outcome of the outcomes of the baby as compared to the mother. Yeah, the outcomes on the baby as compared to the outcomes on the delivery. ठीक है, ये मेरा hypothesis बन गया। Now what I need to do is I need to validate my hypothesis. I generated a hypothesis and now I am going to validate it. वैलिडेशन के लिए मैं क्या करूंगी, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, केसेस को फॉलो कर, जो डिफरेंट केसेस हैं उनको फॉलो करूंगी। फॉलो करने के बाद आई विल गैदर माय डाटा, आई विल एनालाइज इट थ्रू द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड आई विल बी एबल टू पुट इन माय पार्ट ऑफ द पीस ऑफ पजल आई फाउंड आउट दैट हैज टू फिट समवेयर। मैं उस पीस को वहां जोड़ दूंगी, ठीक है। दिस इज हाउ रिसर्च गोज। और फिर मेरी रिसर्च को यूज करते हुए कोई कल को अपना पीस ऑफ पजल वहां लाके जोड़ देगा। इसी तरह रिसर्च चलती जाती है और इसी तरह फील्ड ऑफ साइंस में जो है वो नई मोडालिटीज और नई चीजें साथ साथ एड ऑन होती जाती। ठीक हो गया, ये था बेसिक समरी के रिसर्च है क्या और रिसर्च के स्टेप्स क्या है। अब ये सब करने से फायदा क्या है? तो द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च दे आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज। एक तो वो जो आप अपना इनपुट दे रहे हो टू द मेडिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डिजीज का ट्रेंड स्टडी कर रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं वहां पे डायबिटीज इज मोर प्रेवलेंट देन हाइपरटेंशन। डायबिटीज ज्यादा बड़ा मसला है हाइपरटेंशन से। मैं ये स्टडी करना शुरू कर देती हूँ। सो आई एम स्टडीइंग द ट्रेंड ऑफ अ डिजीज, ठीक है। या मैं किसी डिजीज का रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करती हूँ। जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, तो स्मोकिंग लंग कैंसर, तो स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर दोज हु आर डेवलपिंग लंग कैंसर। तो इसी तरह डिफरेंट डिजीजेस के डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको स्टडी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्क्रीनिंग टूल्स। स्क्रीनिंग टूल क्या होता है कि आपके पास लोग हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। You don't know if they're infected or if they're suffering from a disease or not. But आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करके ये पता कर सकते हो कि क्या ये वाला बंदा ज्यादा रिस्क पे है ये डिजीज डेवलप करने के लिए या नहीं। और इसके लिए आप डिफरेंट टेस्ट यूज कर सकते हो। जैसे आप सबने पैप्समेयर का नाम सुना होगा। पैप्समेयर किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन आउट करने के लिए इन वुमेन, ठीक है। अब the woman doesn't know if she has CS cervix or not. बट स्क्रीनिंग टेस्ट से आप ये बता सकते हो कि इस वुमेन के अंदर ज्यादा चांस है टू डेवलप कैंसर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बिकॉज शी हैज सम चेंजेस इन हर जेनरल ट्रैक्ट, ठीक है। तो दीज आर द स्क्रीनिंग टूल्स। आप डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट लेबोरेटरी वैल्यूज से नए स्क्रीनिंग टूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड मोडालिटीज। ये कैसे होता है कि अगर आपको लगता है कि एक ड्रग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है फॉर अ डिजीज, you start giving it, these are called trials, ठीक है। ट्रायल्स करना इतना आसान नहीं है, बट दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कि आप नई ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और नई मोडालिटीज जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑडिट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि कोई एक चेंज लेकर आने से आप उनकी काम करने को या उनके आउटकम को, उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे ये लगता है कि जो मेडिकल ओपीडी में बैठी हुई हैं डॉक्टर्स, अगर उनके पास वहां पर
एक जो उन्होंने प्रिस्क्राइब करनी है दवाइयाँ, उनकी एक लिस्ट पड़ी हो विद द करेक्ट डोजेज, तो प्रिस्क्रिप्शन पे गलतियां कम होंगी। आई थिंक कि दिस शुड बी डन। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैंने नोट किया, पहले ऑब्जर्व किया कि क्या वाकई प्रिस्क्रिप्शन में इस तरह गलतियां होती हैं, डोजेज की ऊपर नीचे हो जाती हैं, एंड आई फाउंड आउट कि हाँ होती हैं। मैंने क्या किया कि एक प्रिंट आउट निकाल के उनके टेबल पे रख दिया, सो एज इफ शी इज कंफ्यूज समवेयर शी टैलीज दैट विद हर प्रिस्क्रिप्शन। और फिर कुछ टाइम बाद मैंने उसको दोबारा देखा, लाइक आउटकम्स देखे, तो मैंने देखा कि जो पहले गलतियां निकल रही थी अब वो बहुत कम हो गई। तो दीज आर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। आप किसी भी वार्ड में, किसी भी सेटअप में क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जो वर्किंग है, उसका आउटकम है, वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें आपको पता चलता है क्या क्या चीजें नई हो रही हैं। फिर आती हैं पर्सनल बेनिफिट्स। पर्सनल बेनिफिट्स वो हैं जिसके लिए सब रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हो तो आप सुनना शुरू कर देते हो रिसर्च के बारे में। थर्ड ईयर में आते साथ ही आपको एक टेंशन शुरू हो जाती है, यार रिसर्च करनी है, हमने रिसर्च करनी है। व्हाई? बिकॉज you all know that we have credit for research in our पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। आपने कोई भी टेस्ट देना है, आपने FCPS करना है, आपने USMLE देना है, आपको आपकी रिसर्च होनी चाहिए जो कि पब्लिश्ड हो, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा आपके सीवीज में इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, और ये आपकी रेपुटेशन इन योर इंस्टीट्यूशन एंड अमंग द अदर इंस्टीट्यूशंस, इट गेट्स रियली इम्प्रूव्ड इफ यू हैव डन अ रिसर्च। अच्छा, अब हम आ जाते हैं साइंटिफिक मेथड पे कि साइंटिफिक मेथड whenever you introduce a new piece of knowledge, मतलब दुनिया के सामने अपने approved hypothesis को लाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ये साइंटिफिक मेथड जो है ना, ये हर किस्म की रिसर्च के लिए कॉमन है। मतलब मैं अगर मेडिसिन में रिसर्च कर रही हूँ तो भी मुझे इस साइंटिफिक मेथड से गुजरना है। ठीक है, इन स्टेप्स को पूरा करना है। अगर मैं सोशल साइंसेज में कर रही हूँ तो भी मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो कोई भी रिसर्च हो, रिसर्च की कोई भी टाइप हो, उसमें ये सब स्टेप्स होने चाहिए, तब जाकर आप अपनी स्टडी जो है वो दुनिया के सामने पब्लिश कर सकते हो या उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। So the first question the first point is to ask a question. ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? To come up with a question. इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते रहे, जब हमने ये पढ़े, हम सब ने मेट्रिक वगैरह में साइंटिफिक मेथड पढ़ा, तो द क्वेश्चन वी स्टडीड इन आवर बुक्स वाज कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने इससे स्टार्ट किया, अभी भी हम इसी को ही लेके चलते हैं। Like we ask a question that light travels in a straight line, does it? So we start doing background research about it. ठीक, हम पिछली स्टडीज देख लेंगे या पिछली ऑब्जर्वेशंस देख लेंगे। ठीक हो गया, and then you construct a hypothesis that yes, light does travel in a straight line. ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं अपनी, जो मैंने पहले एग्जांपल दी उस पे, जो एनीमिया इन प्रेगनेंसी वाली थी। The question was about the outcomes of anemia in pregnancy, and then we did a background research about it. मैंने एक hypothesis generate कर लिया कि एनीमिया होने का adverse outcome जो है वो बेबी पे ज्यादा होता है as compared to mother. And then I tested it with an experiment. मैंने जो experiment डिजाइन किया वो ये था कि मैं वार्ड जाऊंगी, गायनी वार्ड जाऊंगी, और वहां पे जो मदर्स होंगी उनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स देख लूंगी, जो ब्लड रिपोर्ट्स होंगी उनमें मैं एनीमिया वालों को अलग कर लूंगी, और फिर देख लूंगी कि उनके आउटकम्स क्या थे, या कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी में तो कोई डेफिसिट नहीं आया। ठीक है, ये मैंने अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लिया। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि एक्सपेरिमेंट तो मैंने डिजाइन कर लिया है, क्या इज इट इवन वर्किंग। इसके लिए जो चीज की जाती है उसको कहते हैं एक पायलट स्टडी। ठीक है, जब आप लोग अपनी रिसर्चेस करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म, दैट इज पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है कि आप अपनी मेन स्टडी करने से पहले एक छोटे पॉपुलेशन के ऊपर पहले स्टडी कर लेते हो, ये देखते हो कि क्या जो आपने डिजाइन किया है रिसर्च वो वर्केबल है भी या नहीं। यू गैदर द डाटा, आप उसको एनालाइज करते हो, एंड यू चेक इफ इट्स गुड टू गो और नॉट। अगर तो नहीं काम करता मेरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इट फेल्स, आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट द डाटा, या किसी भी पॉइंट पे मुझे कोई इशू हो रहा है, तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई एम सपोज्ड टू ट्रबल शूट द प्रोसीजर। मैं क्या करूंगी, मैं शुरू से अपने स्टेप्स जो है वो देखना शुरू कर दूंगी कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ। क्या मेरे एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर में कोई मसला है, या मैंने
जो पॉपुलेशन ली है उसमें कोई मसला है, बट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग, मसला नहीं आया उसमें, आई एम गोइंग टू गैदर द डाटा, आई एम गोइंग टू एनालाइज इट एंड ड्रॉ द कंक्लूजन्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायोस्टैटिक्स का रोल आएगा और बायोस्टैटिक्स डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, जो हमारा सेशन आएगा कर्स ऑफ बायोस्टैटिक्स, उसके अंदर सारी चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आफ्टर गेटिंग द डाटा एंड एनालाइजिंग इट, आई ड्रॉ अ कंक्लूजन। अब मेरे पास दो मतलब दो आउटकम्स हो सकते हैं कंक्लूजन के। हो सकता है कि जो मेरा रिजल्ट आया वो मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वाकई में ऐसा ही हुआ, जो एनेमिक मदर्स थी उनके बेबीज जो हैं वो लो बर्थ वेट थे, उनकी प्रेगनेंसी लाइक उनके डिलीवरी में इतने एडवर्स आउटकम्स नहीं थे जितने उनके बच्चों में एडवर्स इफेक्ट्स थे। आई एम गुड टू गो। मैं क्या करूंगी, इसको अब फाइनलाइज करके अपने रिजल्ट्स दुनिया को कम्युनिकेट कर दूंगी, मैं पब्लिश करा लूंगी अपनी स्टडी। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट ही ना करे। अब क्या किया जाए? हमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज पहली रिसर्च शुरू करते हैं, जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आता, तो हम पैनिक कर जाते हैं कि अब तो पूरी रिसर्च जाया हो गई है। दैट्स नॉट द वे। हैविंग अ नेगेटिव फाइंडिंग इज ऑल्सो अ फाइंडिंग। जरूरी नहीं है कि आपकी जो फाइंडिंग है वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे। So if your result is not supporting your hypothesis, it's okay. It's not a big deal. Why? Because this data, this research of yours will be helping the other researchers जब वो कल को अपनी research करेंगे और उनको negative results मिलेंगे, तो they'll know कि नहीं, हर जगह पे positive नहीं आ रहा था, एक ऐसी study हुई थी जहाँ पे negative आ रहा था। It will be building a foundation for the other study. तो आपकी रिसर्च जाया नहीं गई, आपका ये भी एक फाइंडिंग है अगर आपका जो रिलेशन है वो इनवर्स आ गया है, ठीक है? तो दिस इज द साइंटिफिक। अब हमने जो भी हमने ये सारी बातें जो है वो माइंड में रखते हुए अपना स्टडी डिजाइन करना है और अपनी स्टडी को लेके आगे चलना। अब हम आते हैं कि रिसर्चेस होती कितनी टाइप्स की हैं। सो टॉकिंग अबाउट द मेडिकल रिसर्चेस, पहली जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी रिसर्चेस। प्राइमरी रिसर्चेस कौन सी हैं? जिसके अंदर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके, आप खुद ऑब्जर्वेशंस गैदर करके अपना डाटा गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर अपने रिजल्ट्स कोट करेंगे। दिस इज नोन एज अ प्राइमरी स्टडी, ठीक है? अब प्राइमरी स्टडी जो है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो है जिसमें आप कोई लॉ ऑफ नेचर जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हो और उसकी कोई खास इनपुट नहीं है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मतलब एक ऑलरेडी लॉ ऑफ नेचर है, आप उसी को ही सर्च कर रहे हो, उसी को ही प्रूव करो। जैसे हमें पता है कि जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की एग्जांपल कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हम उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर देंगे, इट गेट्स प्रूव। तो हमने एक बेसिक रिसर्च ही है, एक ऑलरेडी लॉ ऑफ नेचर था, हमने उसी को फर्दर स्टडी किया। The second type are the clinical trials. अब clinical trials क्या होते हैं? For example, अभी कोविड सिचुएशन चल रही थी तो हम सुन रहे थे कि किसी जगह पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज हुई और वो जो है बहुत अच्छा आउटकम दे रही है। फिर पता चला कि नहीं, ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट। फिर पता चला कि जी डेक्सामेथासोन जो है वो बहुत अच्छा दे रही है आउटकम इन पेशेंट्स। तो डिफरेंट ड्रग्स का जो इफेक्ट है ऑन डिफरेंट डिजीजेस, ये स्टडी करते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। अब क्लिनिकल ट्रायल्स भी 2 तरह की हैं। एक होते हैं ऑब्जर्वेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स और एक होती है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। ऑब्जर्वेशनल वो है जिसके अंदर ड्रग ऑलरेडी दी जा रही है, आप सिर्फ उसके आउटकम स्टडी कर रहे हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल में आपने क्या करना है, आपने वो ड्रग खुद शुरू करानी है और फिर उसको स्टडी करना है कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं। ये सब टाइप्स बहुत डिटेल में सेशंस में डिस्कस होंगी, तो मैं बहुत आपको बेसिक बता रही हूँ कि हर स्टडी में क्या क्या किया जाता है, ठीक है? फिर आते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स। ये वो ट्रायल्स हैं जो आपकी पॉपुलेशन पे की जाती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशनल हो सकती है स्टडीज। इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या करेंगे, आप एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटी टारगेट पॉपुलेशन लेंगे और उसके ऊपर अपनी स्टडी बेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज क्या है
इस्लामाबाद में, तो मैं पूरे इस्लामाबाद का डाटा नहीं लूंगी। आई डिसाइड अ सेक्टर और 2 सेक्टर्स और मैं उसके अंदर से पॉपुलेशन लूंगी और उनमें जो प्रेवलेंस है वो चेक करूंगी। तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटी स्टडी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इतने परसेंट लोगों को डिजीज थी या इतने परसेंट लोगों को डिजीज नहीं थी। फिर आते हैं आपकी केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडीज। इन दोनों स्टडीज में आपने क्या करना होता है कि आप देखते हो कि किसी भी चीज के एक्सपोजर का या किसी भी वेरिएबल का क्या इफेक्ट होता है या आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये एनालिटिकल स्टडी होती है। एनालिटिकल स्टडी का क्या मतलब है कि आप रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हो बिटवीन द टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल कोई ये स्टडी करता है कि जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एंजाइटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो आपके डे स्कॉलर्स है, ठीक है, और वो एंजाइटी लेवल्स उनके स्कोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्या 2 वेरिएबल्स है मेरे, एक क्या है जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस है और एक उनका बोर्डिंग स्टेटस, ठीक है। अब मैं इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप निकाल रही हूँ, मैं एनालाइज कर रही हूँ। तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ केस कंट्रोल स्टडी जिसमें मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक बोर्डर्स का ग्रुप है और एक हमारे पास डे स्कॉलर्स का ग्रुप है, ठीक है। फिर आती है आपकी कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपने क्या करना होता है, एक ग्रुप को आप फॉलो करते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आप देखते हो उनमें कि किसी भी चीज के एक्सपोजर का क्या इफेक्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, आप 10 साल बाद देखते हैं कि उनमें से कितने लोगों को कैंसर हो जाता है, या आप उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं और फिर आप चेक करते हैं कि इनमें से कितनों को हार्ट डिजीज हो जाती है या कितनों को एमआई होता है। तो यू आर फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स में आपके एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स आते हैं। इसमें आप कोई भी वैक्सीन चेक कर सकते हैं या कोई भी नई मोडालिटी चेक कर सकते हैं। दिस वाज प्राइमरी रिसर्च, मतलब वो रिसर्च जो आप खुद करें, ठीक है। The second type of research is secondary research. सेकेंडरी रिसर्च में आपने क्या करना होता है कि आप लोगों की हुई रिसर्च में से उनके कंक्लूजन्स, उनका डाटा, उनके हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी स्टडीज हुई होंगी डायबिटीज का इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे, ठीक है। मैं वो सब स्टडीज इकट्ठी करती हूँ, मैं उनको रिव्यू करती हूँ, ठीक है, और मैं उनके कंक्लूजन्स को यूज करके अपनी एक स्टडी बना लेती हूँ। ये इस तरह की जो स्टडी होती है ना, दैट इज अ सेकेंडरी स्टडी। अब ये भी 2 तरह की है, इट कैन बी अ मेटा एनालिसिस और इट कैन बी अ सिस्टेमिक रिव्यू। ये दोनों जो हैं ये बहुत मिलती जुलती स्टडीज हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो जो अगला सेशन है ना जिसके अंदर हम स्टडी डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टडीज को। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज हैं, इन्हीं को जहन में रखते हुए आप अपना कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन करते हो, ठीक है। अब ये पता होना क्यों जरूरी है, ये इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि हर किस्म की रिसर्च का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी का इम्पैक्ट डिफरेंट है एज कंपेयर टू एन एनालिटिकल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव कौन सी थी, जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम कर रहे थे, और एनालिटिकल स्टडी कौन सी थी, जो हम केस कंट्रोल कोहॉर्ट्स कर रहे थे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ दीज 2 रिसर्चेस, ठीक है। इस डिफरेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ एविडेंस। हायरार्की ऑफ एविडेंस हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि जब आप इस पिरामिड को देखते हैं तो जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है वो बेहतर होता जाएगा। इसका ये मतलब है कि नीचे आप देखें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट ओपिनियंस, मतलब कोई एनालिटिकल स्टडी नहीं है ये। उसके बाद आप एनालिटिकल स्टडीज पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले केस सीरीज आई, केस रिपोर्ट्स आई। केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स में आपने क्या किया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इवेंट आपने वर्ड में देखा हो या कोई ऐसा प्रोसीजर आपने वर्ड में देखा हो, आपने उसको कोट किया है, ये हो गया आपका केस रिपोर्ट। एक से ज्यादा को किया है, ये हो गई केस सीरीज, ठीक है। उसके बाद आप एक स्टेप और ऊपर जाते हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप एनालिटिकल स्टडीज कर रहे हो, आप केस कंट्रोल्स कर रहे हो, आप कोहॉर्ट कर रहे हो, आप 2 वेरिएबल्स का आपस में जो है वो रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो। उससे ऊपर आ जाती हैं आपकी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। ट्रायल्स हमने पहले डिस्कस किया कि ट्रायल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ड्रग का ट्रायल कर रहे हो, उसका आउटकम चेक कर रहे हो,
फिर आप और इससे ऊपर आते हैं, उससे बेहतर जो है वो आपकी क्लिनिकल गाइडलाइंस और एविडेंस सिंथेसिस आते हैं। क्लिनिकल गाइडलाइंस बेसिकली आपके जो है वो रिव्यूज से बनती हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर आपकी आ जाती हैं सिस्टमैटिक रिव्यूज। सिस्टमैटिक रिव्यूज भी हमने डिस्कस किया कि सिस्टमैटिक रिव्यूज में आप बहुत सारी स्टडीज के कंक्लूजन, बहुत सारी स्टडीज का डाटा यूज करते हुए अपनी एक रिसर्च बनाते हो, ठीक है। सो व्हाट डज दिस पिरामिड शो? इट शोज कि जो प्राइमरी स्टडीज हैं उसके quality of evidence as compared to the secondary studies हैं, आपके reviews हैं, इनकी quality is better than your observational studies and your case series and case reports, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, you try to do a research which has a better impact in the field of medicine, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक जो है कि हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। हमने ये देख लिया रिसर्च क्या होती है, हमने ये देख लिया रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, और हमने किन स्टेप्स से गुजरते हुए अपने किसी भी हाइपोथेसिस ठीक है। अब असल मसला ये है कि हमने रिसर्च टॉपिक चूज किया। यू हैव टू keep all these 4 points in your mind. ये 4 ऐसे points हैं which are going hand in hand. You have to develop an interest, then you have to do a literature review about it. आपके कुछ objectives होने चाहिए, और आपने हर step पे एक स्टेप पे feasibility चेक करनी है, अपने इंटरेस्ट की feasibility चेक करनी है, जो आपने objectives attain करने उसकी feasibility चेक करनी है, ठीक है। हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, सही। बट जो चीज आपने अपने माइंड में रखनी है थ्रू आउट दिस, जो इससे आगे हमारी प्रेजेंटेशन है, वो ये है कि हर स्टेप पे इन चारों पॉइंट्स ने एक साथ हेल्प आउट करना है हमें टू चूज आवर टॉपिक। दैट इज इंटरेस्ट, योर ऑब्जेक्टिव्स, योर लिटरेचर रिव्यू एंड द फीजिबिलिटी एट एवरी स्टेप। ये चारों चीजें होंगी तो यू विल बी एबल टू कम अप विद अ गुड रिसर्च टॉपिक, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है टॉपिक चूज करने के लिए? यू हैव टू फाइंड एन इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे किसी भी चीज में? जो यंग रिसर्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, उनका इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, आप लोग वार्ड्स में नहीं जा रहे होते, आप लोगों की सारी स्टडी जो है वो थ्योरेटिकल होती है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू बी क्यूरियस। आप जो पढ़ रहे हो, जो थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है आपको, आपने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स वार्ड अटेंड करना शुरू कर देते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, आप अगर वार्ड में कोई ऐसी चीज देख रहे हो, कोई प्रोसीजर देख रहे हो, कोई ऐसा पेशेंट आपने देखा है जिसको ऐसी डिजीज है विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स, और आपको लगा कि मैंने तो पहले नहीं पढ़ा कि ये सिम्टम भी होता है, तो आप घर जाकर उसके बारे में सर्च करें, ठीक है। अगर आपने कोई लैब इन्वेस्टिगेशन देखी है किसी पेशेंट की, आपको उसमें एक डिफरेंट पैटर्न नजर आया है, तो आप घर आके उसके बारे में स्टडी करें। तो यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग यू कम अक्रॉस। बेशक आप वर्ड्स में जा रहे हो, बेशक आप नहीं जा रहे, और जरूरी नहीं है आप बुक्स में कोई चीज पढ़ी हो उसके बारे में आप क्यूरियस हो। आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया ऑन इंटरनेट और आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड यू स्टार्ट बीइंग क्यूरियस अबाउट इट, आप उसको फर्दर और स्टडी करते हो, फिर और स्टडी करते हो। So this can help you to come up with a good research topic of yours. Choose a topic that interests you. अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, और अब आपने सोच लिया कि आपने बहुत अच्छी, बहुत बड़ी रिसर्च करनी है, बहुत डिफरेंट रिसर्च करनी है, और आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, आपने उसको सर पे ही सवार कर लिया, ना वो आपसे शुरू हो रही है, एक दफा आपने शुरू कर ली तो वो आपसे खत्म नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। रिसर्च एकदम से नहीं हो जाती, इतनी जल्दी नहीं हो जाती, बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोई ऐसी चीज आप चूज करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, तो आप चीजें आराम से, ज्यादा बेहतरी से और बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं। यूज योर बुक्स, इंटरनेट आर्टिकल्स, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस। ये पहले भी मैंने बता दिया कि अगर आप वार्ड नहीं जा रहे तो यूज योर बुक्स। आपने इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई जर्नल आपने पढ़ लिया है, कोई आपने वार्ड में क्लिनिकली कोई चीज ऑब्जर्व कर ली है, use each and every one of them. Get inspired from things around you. आपको पता चला कि एक डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी रेजिमेन में कुछ डिफरेंट ड्रग दे रहे हैं जो आपने बुक में नहीं पढ़ी। Things around you.
आप उस ड्रग के बारे में स्टडी करें कि क्या वाकई ये ड्रग यूज की जाती है, क्या ये ड्रग दुनिया के किसी और हिस्से में भी यूज की जाती है। यू कीप ऑन स्टडीइंग अबाउट दैट। या आपने कोई क्लिनिकल प्रोसीजर ऐसा देखा होते हुए जो आपने पहले नहीं पढ़ा, ठीक है, आप उसके स्टडी करें एंड ब्रेनस्टॉर्म। पढ़ने के बाद, चीजें देखने के बाद, जरूरी दो चीजें पढ़ी हैं, लाइक दो डिफरेंट स्टडीज पढ़ी हैं और वो इंटर रिलेट कर रही हैं, तो ब्रेनस्टॉर्म कैसे इनको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या कोई कैसे आप इसमें कोई थर्ड वेरिएबल निकाल सकते हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टडीज आपने पढ़ी उसमें तो इसमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब यह पढ़ा एंड आपको, ठीक है, मैं जीआईटी में ही किसी चीज के बारे, आपने लिवर का टॉपिक आया फ्रॉम द जनरल सिस्टम, आपको जीआईटी पसंद आया, उसमें यू टारगेटेड एन ऑर्गन, आपने कहा कि मैं लिवर में रिसर्च करूंगा या करूंगी, एंड यू चोज योर डिजीज कि मैं हेपेटाइटिस पे स्टडी करूं, ठीक है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, आप ब्रॉडर से नैरोअर की तरफ आते जाते हैं, ठीक है। अब once you've come up with your इंटरेस्ट, आपने एक चीज सोच ली, अपना माइंड बना लिया कि मैंने इसी चीज के ऊपर आगे स्टडी करनी है, या मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट। इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि आपने क्या करना है इसके अंदर। यू हैव टू गो थ्रू लिटरेचर। लिटरेचर कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है, कोई बुक पढ़ लिया आपने, कोई आर्टिकल पढ़ लिया आपने। So what is a literature review? It is a survey of scholarly sources on a specific topic. जो टॉपिक मैंने सोचा था हेपेटाइटिस, ठीक है, मैं उसके ऊपर स्कॉलरली सोर्सेज से स्टडी करना शुरू हो गई हूँ। मैंने आर्टिकल्स पढ़ी उसके ऊपर, मैंने बुक से पढ़ा उसके ऊपर, मेरी लाइब्रेरी में जर्नल्स पढ़ी हुई है तो मैंने जर्नल्स में देख लिया हेपेटाइटिस के ऊपर क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे डिफरेंट सर्च इंजिन पे सर्च किया उसके लिए। तो दिस इज अ लिटरेचर रिव्यू कि आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है, आप उसके ऊपर डिफरेंट स्कॉलरली सोर्सेज से पढ़ रहे हो। देन इसने बताया कि आप क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी। अच्छा, अब लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपने धड़ाधड़ जो है वो आर्टिकल्स पढ़ते जाना है, आपने धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन पढ़ते जाना है। नो, यू हैव टू कीप फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड कि भाई मैं इस लिटरेचर रिव्यू से करना क्या चाह रही हूँ, मेरे माइंड में क्या क्वेश्चंस हैं जो कि ये लिटरेचर रिव्यू मुझे आंसर करेगा, ठीक है। यू हैव टू नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स व्हेनेवर यू रीड समथिंग अबाउट दैट टॉपिक यू वांट टू वर्क ऑन। सबसे पहली चीज मैंने क्या देखनी है, व्हाट इज द रिसर्च से, इस रिसर्च की थ्योरी क्या है, ये रिसर्च किस चीज पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैं हेपेटाइटिस घर आई, मैंने हेपेटाइटिस के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। मैं हेपेटाइटिस पे स्टडी की, मैंने पबमेड पे जाके, जो सर्च इंजन है उस पर जाके हेपेटाइटिस लिख दिया। अब वो मेरे पास ढेर सारी स्टडीज आ गई। मैंने कहा कि हेपेटाइटिस नहीं, मुझे प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस, रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेपेटाइटिस पे काम करना है। मैंने आई चेंज्ड माय टॉपिक, आई फनल्ड इट डाउन एंड आई रोट डाउन, आई टाइप डाउन रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेपेटाइटिस। अब डिफरेंट थ्योरीज आनी शुरू हो गई। हमने वैसे पढ़ा हुआ बुक में, बुकिश नॉलेज होती है हमारे पास कि हेपेटाइटिस जो है वो स्किन प्रिक से हो जाता है, ठीक है, ब्लड बॉर्न है, सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर और स्टडी की, मैंने देखी कि डिफरेंट थ्योरीज क्या कहती हैं, क्या जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का कोई इफेक्ट होता है इसके ऊपर या नहीं। उसके बाद जब मैंने बेसिक थ्योरी स्टडी की, रिसर्च की, आई एम गोइंग टू स्टडी द मेथडोलॉजी ऑफ द रिसर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर यू आर डूइंग a research, you need to see कि जो पहले स्टडीज हुई हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनकी मेथडोलॉजी क्या थी, क्या उन्होंने किसी क्लिनिक पे जाके ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की, या उन्होंने कोई क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी की। डिफरेंट स्टडीज की डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं। कुछ स्टडीज जो है वो आप क्वेश्चनर्स से करते हैं, आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चनर्स फिल आउट किए होंगे अपने फेलोज के लिए, ठीक है। कुछ स्टडीज जो हैं वो आप वार्ड में ऑब्जर्वेशन से करते हैं। कुछ स्टडीज जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो आपके सामने जब ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है उसके बाद आप करते हैं। मतलब हर स्टडी का, हमने जो इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़ी,
उनमें डिफरेंट मेथडोलॉजी होती है, ठीक है। तो आपने जब आर्टिकल पढ़ा, आपने देखा कि इस स्पेसिफिक आर्टिकल जो है, ये जो स्पेसिफिक स्टडी है, इसमें क्या मेथड यूज किया गया टू गैदर द डाटा, देन व्हाट इज मिसिंग और द गैप दैट द रिसर्च इंटेंड्स टू फिल। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपने क्या देखना है कि जो स्टडी की गई उसमें क्या ऐसा पॉइंट था जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, या क्या लिमिटेशन थी स्टडी की जो आप खुद रिसर्च करके फिल इन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। हमने देखा कि रिसर्च क्या कह रहे हैं, द थ्योरी, हाउ वाज द रिसर्च कैरिड आउट, और व्हाट इज मिसिंग और द गैप दैट द रिसर्च इंटेंड्स टू फिल, ठीक है। अब ये 3 चीजें मैंने नोट डाउन कर ली, मैंने 3-4 स्टडीज पढ़ी, उसके अंदर मैंने ये सारी बातें नोट डाउन की। इस सब का इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो मैंने ये बता दिया कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। जो टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है आप उसको अच्छे से और समझ सकते हो, ठीक है। उसमें क्या लूप होल्स से आप उनको बेटर तरीके से समझ सकते हो, एंड देन यू आर एबल टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक। इट फेमिलियराइजेस द ऑथर टू द एक्सटेंट ऑफ डाटा इन देयर फील्ड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो, क्या आपके पास ऑलरेडी डाटा है, ठीक है। जो मेथोडोलॉजी आपने आर्टिकल्स में डाटा है, उस डाटा पे क्या कंक्लूजन्स निकले, ठीक है। एंड देन यू मैप द प्रोग्रेस ऑफ द डाटा रिगार्डिंग दैट टॉपिक, कि डाटा जो गैदर हुआ उसका एनालिसिस क्या निकला। हो सकता है कि एक जो स्टडी थी उसमें जो एनालिसिस था वो हाइपोथेसिस के साथ कॉन्कॉर्डेंट था, मतलब इट वाज प्रूविंग द हाइपोथेसिस। लेकिन एक ऐसा आर्टिकल आपने पढ़ा जिसमें जो रिजल्ट्स थे वो हाइपोथेसिस से इनवर्सली रिलेटेड थे। तो यू आर मैपिंग द प्रोसेस, यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट लिटरेचर, एंड आपका टॉपिक डिसाइड हो जाए, रिसर्च कर ली कंडक्ट, और फिर आप रिसर्च आर्टिकल राइटिंग पे आओगे। तो अब आपने हर स्टेप पे अपने एक एक बात को प्रूव करने के लिए पिछली स्टडीज से रेफरेंसेस देने। वो रेफरेंसेस आप तभी दे सकते हो जब जो आपने स्टडी किए हैं आर्टिकल्स या जो रिसर्च पेपर्स आपने स्टडी किए हैं वो आपके पास एक जगह इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। या आपने जितनी अच्छी लिटरेचर रिव्यू किया होगा उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा टू राइट डाउन योर आर्टिकल, ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, कहाँ से किया जाए। तो इनमें से बहुत से सर्च इंजिन आप लोगों को पता भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल पबमेड है, मेडलाइन, ओविड, एमबेस, स्कोपस, साइकिन्फो, स्काईहब। अब इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो पबमेड और गूगल स्कॉलर है, ठीक है। जो बाकी सर्च इंजिन हैं उनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। कुछ जो है वो वाटर कूवर्स की आपको चाहिए उसके लिए सब्सक्रिप्शन। जो स्टूडेंट्स आईएमसी में है आप चेक कर सकते हैं HEC एक्सेस टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आप चेक कर लें कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी को एक्सेस है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी एडमिन से मांग एक्सेस टू दीज सर्च इंजिन्स। इसमें जो सबसे एंड पे मैंने मेंशन किया दैट इज SciHub। दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी। अगर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं नहीं मिल रहा किसी भी आर्टिकल का, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं जरूरी नहीं है कि सब आर्टिकल जो है वो ओपन एक्सेस हों, तो आप SciHub यूज कर सकते हैं टू गेट द फुल फॉर्म ऑफ द आर्टिकल। बहुत से आर्टिकल जो हैं जिनका PDF नहीं मिल रहा होता वो SciHub से आपको मिल जाता होता है। अभी हम इसके बाद आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन हम एक एग्जांपल को लेके चलेंगे और हम पबमेड और गूगल स्कॉलर यूज करेंगे so that you get a better know how to do an effective literature review. अब आपने literature review कर लिया, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? You have to manage the reviewed literature. पढ़ने के बाद आर्टिकल को टैब बंद नहीं कर देना, ठीक है। पढ़ने के बाद आर्टिकल बंद नहीं कर देना, उसको एक जगह आपने इकट्ठा करते जाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप जब आर्टिकल लिखोगे आपको रेफरेंसिंग के लिए जरूरत है उन सब आर्टिकल्स की, तो वो तभी हो सकता है ना जब आपके आर्टिकल्स एक जगह मैनेज्ड हैं। तो इस काम को करने के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम रेफरेंस मैनेजिंग टूल्स कहते हैं। मेंडले है, एंड नोट, ज़ोटीरो, रेफरेंस मैनेजर, बुकएंड्स,
ये सभी बहुत अच्छे मैनेजमेंट टूल्स हैं, ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स मेंडले या एंड नोट यूज करते हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि आप मेंडले यूज करें, ठीक है। ये फ्री है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इसके डेस्कटॉप वर्जन को। अच्छा, now before going any further, let's first go and see how Mendeley works. मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी राना नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, so first of all you have to go and download Mendeley। आप गूगल पे जाइए and you search for Mendeley desktop, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगी ऑप्शन डाउनलोड Mendeley desktop की, ओपन दैट। इसको ओपन करने के बाद आपके पास पेज खुल जाएगा जिसके ऊपर ये आपसे कहेगा डाउनलोड Mendeley desktop for Windows। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। Once it gets installed, you have to get yourself registered on Mendeley, ठीक है। आपसे आपका ईमेल मांगा जाएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ईमेल पासवर्ड के साथ रजिस्टर कर लेंगे ऑन द ऐप। दिस इज हाउ Mendeley लुक्स लाइक जब आप एक दफा रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है। आपका अकाउंट हो गया उसके ऊपर रजिस्टर। दिस इज द काइंड ऑफ पेज दैट ओपन्स अप। यहाँ साइट पे आपकी सारी लाइब्रेरी आ रही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने रिसेंटली क्या ऐड किया है, रिसेंटली क्या रीड किया है। एंड नीचे जो है वो आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स की ऑप्शन है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपको नहीं पता आपने किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, लेकिन 2-3 टॉपिक्स आपकी नजर में हैं और आप उसके बारे में रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी पहली ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। मैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी पे ही रिसर्च कर रही हूँ। मैंने इसका फोल्डर बना दिया, ठीक है, अलग से। अब मैं जो भी आर्टिकल पढ़ूंगी वो मैं यहाँ ऐड इन कर दूंगी, ठीक हो गया। अब हाउ टू डू दैट, सबसे पहले हमने उसके लिए जाना है अपने सर्च इंजन पे। फॉर एग्जांपल मैं पबमेड से करना चाह रही हूँ, तो मैं पबमेड खोलूंगी, ठीक है। और पबमेड पे आके I'll search for anemia in pregnancy। आप लोग साथ साथ अपनी भी किसी एग्जाम्पल को सर्च कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप लोग साथ साथ इसे यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हाउ टू यूज इट। और इफ यू हैव Mendeley, आप उसको साथ साथ Mendeley आप साथ साथ डाउनलोड कर लें, ताकि इस सेशन के बाद आप उसको डाउनलोड करके यूज करें। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप नेक्स्ट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने एनीमिया इन प्रेगनेंसी सर्च किया और ये पेज मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। कर रही है, ठीक है। रख देगा जो कि आज से 10 साल पहले हुई है, आज से 20 साल पहले हुई है। आपको वो रिसर्च सर्च करनी चाहिए जो कि रिसेंटली हुई हो, ठीक है। इससे आपकी स्टडी का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करना चाहती हूँ 2008 ऑनवर्ड, या लेट्स से 2008 ऑनवर्ड्स मैं देखना चाहती हूँ सारे आर्टिकल्स। तो मैंने अपना फिल्टर जो है वो कर लिया है सेट 2008 टू 2020 पे। अब वो सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो इस टाइम पीरियड के दौरान पब्लिश हुए, ठीक है। फिर नीचे एक और ऑप्शन है टेक्स्ट अवेलेबिलिटी। आपको फुल टेक्स्ट चाहिए, फ्री फुल टेक्स्ट चाहिए या एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, सो आई हैव सेट इट ऑन फुल टेक्स्ट। अगर फुल टेक्स्ट नहीं भी आ रहा, मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप SciHub यूज कर सकते हैं, उस पर आपको फुल टेक्स्ट आराम से मिल जाता होता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये पहला आर्टिकल मैंने खोला। जब आप आर्टिकल खोलते हैं आपके सामने एक एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको रिसर्च की समरी दे देता है। आपने वो रिसर्च रीड आउट की, इसमें आपको कोई एक आधा पॉइंट अच्छा लगा, ठीक है,
अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉर्नर में फुल टेक्स्ट लिंक्स। फुल टेक्स्ट लिंक ये फ्री डाउनलोड नहीं देगा आपको, ठीक है। आपको इसके लिए एल्सेवियर की चाहिए जो है मेंबरशिप टू गेट द फुल टेक्स्ट लिंक। तो व्हाट यू डू इज यू गो टू SciHub, ठीक है, and you simply copy paste the URL. ठीक हो गया? Let it get load. All right. It's not working on this one. हम कोई और आर्टिकल ट्राई कर लेते हैं। For example, thrombocytopenia in pregnancy. अच्छा, अगर आपका फुल आपका नहीं आ रहा जो आर्टिकल है, तो आप उसकी साइटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपने साइट पे क्लिक किया एंड यू डाउनलोड दिस NBIB फाइल। जो नीचे आपका पैनल है ये वाला, इस पे आपको नजर आ गई ये फाइल। यू ड्रैग इट ऑल द वे टू मेंडले और आप इसको यहाँ ऐड कर दें। अब एनीमिया इन प्रेगनेंसी के फोल्डर पे, ये हमारा फोल्डर था, आपकी पहली साइटेशन जो है वो ऐड हो गई है कि आपने ये एक आर्टिकल पढ़ा था, उसका एब्स्ट्रैक्ट ये आपको साइट पे नजर आ जाएगा। हमने क्योंकि फिल्टर किया था, फिल्टर आउट किए थे आर्टिकल्स 2008 ऑनवर्ड्स, तो ये ईयर 2018 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसके एब्स्ट्रैक्ट आ गया आपके पास, इसके कीवर्ड्स आ गए, यू गुड टू गो, ठीक है। इसी तरह आप कोई और आर्टिकल एक आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपने एक और पढ़ा, आपने इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये आ गया मैटरनल एंड पेरीनेटल मॉर्बिडिटी, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे कि क्या आउटकम्स होते हैं एनीमिया के ऑन मदर एंड ऑन द बेबी, ठीक है। इसका आपको फ्री फुल टेक्स्ट मिल रहा है। यू कैन क्लिक ऑन द फ्री फुल टेक्स्ट। अच्छा, ये आपके पास फुल टेक्स्ट इस तरह खुल जाता है पबमेड पे। अब ऊपर आपके पास फॉर्मेट्स आ रहे हैं, पब रीडर, PDF। आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है, यू डाउनलोड अ PDF फाइल। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, यू सेव इट। आपके पास नीचे फिर से बार में आ गई वो आर्टिकल आपके पास आ गया। यू ड्रैग इट ऑल द वे टू मेंडले और ये आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आपका फुल आर्टिकल आ गया। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, आपके पास पूरा आर्टिकल यहाँ खुल जाएगा। यू डोंट हैव टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, आपके पास पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हो चीजें, और बाद में फिर जब आप अपना आर्टिकल लिखते हो तो आप इसको यहीं से साइट कर सकते हो इन योर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ you use PubMed and how you save your articles in Mendeley. It's very easy to use. आज आप लोग करिएगा, ठीक है, डाउनलोड करके, और फिर बताइएगा कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ। Let's get back to our topic. अच्छा, अब हम लोगों ने जो टॉपिक है उस पर लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया है, अपना जो सारा रिव्यूड लिटरेचर है उसको एक जगह मैनेज भी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, हम लोगों ने जब लिटरेचर रिव्यू किया, हमने क्या 3 बातें माइंड में रखी कि व्हाट डज द आर्टिकल टेल अस अबाउट द टॉपिक, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी एंड व्हाट वाज द रिसर्च गैप। ये तीनों चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, दैट व्हाई आर यू डूइंग द स्टडी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी स्टडी का? ऑब्जेक्टिव वो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी स्टडी से, कि ये जो स्टडी मैं करने जा रही हूँ इसके आउटकम्स क्या होंगे, कि मैं क्या करना चाह रही हूँ इस स्टडी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही एनीमिया वाली स्टडी कर रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही ना, टू फाइंड आउट
the prevalence of mortality or morbidity in the babies, या to find out the adverse effects of anemia on the babies. ठीक है, ये मेरा objective है. ठीक हो गया. So it is basically describing the intent of your research कि ये जो आप सारी मेहनत कर रहे हैं इससे आप क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या आपकी intentions क्या है अपनी study से. So why do we need an objective? We need an objective to filter our topic. ठीक है, बात हम शुरू करते हैं एनीमिया से, फिर हमने बात की एनीमिया इन प्रेगनेंसी, और उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया तो हमारा टॉपिक क्या बना कि एडवर्स आउटकम्स ऑफ एनीमिया ऑन द न्यूबॉर्न बेबीज. Then it helps us to draw our hypothesis. Hypothesis भी हमारा यही था, and further it helps us to design our study accordingly. अच्छा, अब ये बात आ गई कि आपने हर पिछले स्टेप पे feasibility चेक करनी है. हमने जब इंटरेस्ट डेवलप किया फॉर एनी टॉपिक, वी हैव टू सी इफ द इंटरेस्ट इज फीजिबल और नॉट. हमने जब लिटरेचर रिव्यू करके मेथडोलॉजीज वगैरह स्टडी की, वी हैव टू मेक श्योर इफ दोज मेथडोलॉजीज आर फीजिबल और नॉट. हमने जब ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन किए, वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर ऑब्जेक्टिव्स आर फीजिबल. ठीक है, फीजिबिलिटी चेक करने के लिए हम किन पॉइंट्स को जहन में रखते हैं? We have to keep a mnemonic in mind that is SMART. You have to be smart at every point. ठीक हो गया? By SMART we should be specific. हमने अपने जो टॉपिक सोचा है उस पर स्पेसिफाइड रहना है. उसको we have to come from broader to narrower. उसको ज्यादा फैला के नहीं करना कि इस तरफ ये बात भी कर लेते हैं, ये वाला वेरिएबल भी कर लेते हैं, इंक्लूड इसके अंदर. नो, बी स्पेसिफिक. जो बात आपने सोची है, जो काम आपने करना है, उसके ऊपर टारगेटेड रहें. बी स्पेसिफिक अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स. जो आपने स्टडी करनी है उसमें आपने जो वेरिएबल सोचे हैं, दे शुड बी मेजरेबल. ठीक है, आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने उसके अंदर डाटा कलेक्शन पढ़ी है कैसे की गई, आपने मेथडोलॉजी पढ़ी है, तो जो वेरिएबल्स भी आप चूज करें अपनी स्टडी के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स भी आप चूज करें अपनी स्टडी के अंदर, दे शुड बी मेजरेबल. ठीक है, उसके बाद योर गोल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अटेनेबल. यू शुड एम हाई. मैं ये नहीं कह रही, मैं डिस्करेज नहीं कर रही किसी को भी. यू कैन एम हाई, लेकिन जब आप अपनी पहली रिसर्च करें तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेनेबल रखें. ठीक है, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, जस्ट बी स्मार्ट. आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो जाएंगी और आप अच्छी से अच्छी रिसर्च की तरफ आ जाओगे. बी रेलेवेंट. ठीक है, डोंट बीट अराउंड द बुश. आपने जो टॉपिक सोचा है उसी पे रहो. टाइम बाउंड हो. अगर रिसर्च 1 साल के अंदर खत्म करनी है, 1 साल में खत्म करो. अगर 6 महीने में सोचा है टाइम, तो उस टाइम में फिनिश करो. ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मूव ऑन कर सको. अच्छा, अब आपने क्या क्या कर लिया? आपने अपना टॉपिक जो है वो सोचा, आपने उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू किया, आपने उसकी फीजिबिलिटी चेक की. अब आपकी स्टडी फीजिबल है. आपने देख लिया कि वो स्मार्ट, जो आपके नमोनिक था स्मार्ट, उसके ऊपर पूरा उतर रही है. अब आपने क्या करना है? यू हैव टू डू मोर लिटरेचर रिव्यू. जो बातें आपने पढ़ी हैं उनको और पक्का कर लें, और लिटरेचर रिव्यू करें, बुक्स से इसको कंसल्ट करें, इंटरनेट से कंसल्ट करें, जर्नल्स रीड आउट करें. एंड वंस यू आर डन विद योर लिटरेचर रिव्यू, आप श्योर हैं कि हाँ, जो मैंने चीजें पढ़ी, जो मैं प्लान ऑफ एक्शन सोच रहा हूँ, इट इज वर्केबल, इट कैन बी डन. यू आर रेडी टू डिजाइन योर स्टडी. स्टडी डिजाइन जो है वो एक पूरा ह्यूज टॉपिक है. ठीक है, आपका स्टडी डिजाइन डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, आपकी टाइप ऑफ रिसर्च पे, और ये सब चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. जो हमारा अगला सेशन है, दैट इज ऑन 23rd, द ड्रेडेड रोड टू रिसर्च. उसके अंदर ये सारी स्टडी डिजाइन और आपने कैसे अपनी स्टडी को प्लान करना है, ये सब डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, आई थिंक मैंने चीजें बहुत आसान करके समझाई हैं. ठीक है, हर पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ बताने की पूरी कोशिश की है. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो साथ साथ, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें. बट बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. ये हमारी सिंक की ही एक वीडियो है जो फेसबुक पेज पे शेयर हुई हुई है. शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखी हो. ये इस पूरी प्रेजेंटेशन की समरी है इस वीडियो के अंदर. तो आई लाइक टू प्ले दिस वीडियो. Hello fellow researchers, Sync Research Department brings to you our introductory video on how to tackle research.
to research because it helps you get a background in your topic. It helps you refine your ideas and finally in writing your research paper. You might be wondering where to access said literature. Well, a few of the most well-known sources to read include Google Scholar, PubMed, and ParkMedinet. So Google these to start your next research. Thank you for bearing with us. Please appraise us with your suggestions. Until next time. All right. So we're done with our presentation. ये presentation जो है आपको Facebook का जो group है वहाँ पे file section में मिल जाएगी once we're done. Now we'll be moving on to our questions. जी अस्सलाम वालेकुम ज़ाइना, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। और नाउ अच्छा हम अभी जो हैं अपने मेंबर्स से जो फेसबुक पे हैं उनसे कुछ उन्होंने सवालात किए, उसके हम जवाब देते हैं। नेशनल हेड फॉर रिसर्च और जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी हमजा। हाँ, तो हम शुरू करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेंबर्स की तरफ से थ्रू फेसबुक, और कुछ मेरे ख्याल से सवालात ऐसे भी हैं जो वी कैन जो हमारी वेबिनार सीरीज हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चन सामने आए थे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। और हम सब इस ग्रुप में, हमारा पूरी रिसर्च टीम इसमें ऐसे ग्रुप डिस्कशन बेसिकली करेंगे ताकि इफ समवन हैज सम पॉइंट्स सो दैट कुड गेट मलीद, अगर आप हमें बाकी मेंबर्स को भी अनम्यूट कर दें ताकि इफ एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट दैट क्वेश्चन तो वो भी फैक्टर इन की जा सके। So without further ado, let's take the questions. क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्च या सर्वे रिसर्चेस की क्या अहमियत है और उनका क्या इम्पैक्ट है इन द ग्लोबल साइंटिफिक लिटरेचर या इन ग्लोबल वो लिटरेचर? तो क्या समझती हैं? मैंने इससे प्रेजेंटेशन में बताया क्वालिटी ऑफ एविडेंस के बारे में। तो जो क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्च थे आपने खुद भी देखा कि वो एज कंपेयर टू द केस कंट्रोल्स कोहोर्ट्स और एज कंपेयर टू ट्रायल्स उनका जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो कम होता है। ठीक है, तो इसी तरह उनका इम्पैक्ट भी इफेक्ट होता है। अब बहुत सी स्टडीज जो हम करते हैं ऑन स्टूडेंट लेवल वो क्वेश्चनर बेस ही होते हैं क्योंकि हम लोग ट्रायल्स नहीं कर सकते अभी। ठीक है, वो स्टूडेंट्स हम इस तरह से नहीं इन्वॉल्व होते। तो आई वोंट से कि आपको शुरू नहीं करना चाहिए उनसे। अगर आप एक बिगिनर हो तो यू कैन स्टार्ट विद इट, लेकिन वंस यू लर्न रिसर्च ट्राई टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक पहली रिसर्च क्वेश्चनर बेस्ड की है तो आप अगली भी करें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्चेस को आगे पब्लिश कराना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। ठीक है, तो वो आपके लिए ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एज अ बिगिनर इट्स गुड, you can do your first study questionnaire based, but अगली स्टडी जब आपको रिसर्च का नो-हाउ हो जाए, आपको टेक्निकलिटीज पता चल जाए, तो गो फॉर केस कंट्रोल स्टडीज और गो फॉर कोहोर्ट्स, इस तरह की स्टडी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है एज मेडिकल स्टूडेंट्स और हमें अपना टाइम काफ़ी to spend your time wisely, but as a beginner it is probably wiser to start with a questionnaire study. आपकी questionnaire study से क्या expectations होनी चाहिए? Questionnaire studies are harder to get published. Questionnaires are not accepted internationally. That is a fact as well. It's harder to get accepted internationally as well. Questionnaire studies also depends upon आपकी methodology क्या है. If your methodology is weak, if it's having a weak writing and other problems with it, it gets particularly harder. So आपका जो main aim है वो basically आपकी publishing power होती है research की. And questionnaire studies जो हैं, if you look at it, questionnaire studies do get published in high impact factor journals, लेकिन उनका अगर आप level देखें
तो वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं होती हैं, दे आर बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चन स्टडीज। जो हम लोग क्वेश्चन स्टडीज करते हैं, दीज आर बेसिकली सर्वेज, जो कि अगर आप सर्वे की क्वालिटी देखें तो दे आर नॉट एनी सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम जो आप हमारे जो डाटा कलेक्ट नादरा की तरफ से या उस तरह की तरफ से, बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू एक तरह से होता है, वो नई नई नॉलेज बॉडी try to get your hands onto something significant. Try to get your hands on something like case series, case studies, cross-sectional studies, and but if you have got nothing to do, try to do good survey studies after reading up on it. So मेरी तरफ से तो ये है recommendation. बाकी members क्या समझते हैं, उनकी भी input ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ख्याल से जाइना सर्वे स्टडीज जो हैं काफ़ी important topics हैं, because आजकल सारे काफ़ी relevant किस्म का सवाल है, और आई थिंक अगर और members हैं, रबिया जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अगर आपके भी कोई इनपुट है, डू गिव योर इनपुट एज वेल। तो आपके जो सवाल होंगे हमारे पास बाद में भी, वो भी हम देखते रहेंगे। तो जाना नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है। और मेरे पास सवाल आया फ़खर की तरफ से कि आपकी रिसर्च को आपके स्टेक होल्डर्स जिस इलाके में या जिस जगह पे स्टडी की जा रही है, जिन लोगों पे इफेक्ट होगा वो स्टडी का, वो हम कैसे उन लोगों को ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी स्टडी पहुंचा सकें, मतलब हम उसमें जो क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं वो कैसे, और वो क्या आपकी स्टडी उसको डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आपके पॉपुलेशन में या आपके लोकेशन पे। काफ़ी अच्छा सवाल होगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, आप सर्वे कर रहे हैं एक पॉपुलेशन में और आपने वहां के स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करना है बाय द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी, राइट। ये डिपेंड करता है कि जो टॉपिक आपका है उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर तो द टॉपिक इज रियली गुड, द टॉपिक इज रियली स्ट्रॉन्ग, तो यू कैन एड्रेस द स्टेक होल्डर्स। आप जब उस पे उसके रिजल्ट्स को पब्लिश कराते हो, लेकर आ सकते हो उसको, जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी नजर में आ सकता है वो टॉपिक, एंड इट कैन रियली मैटर, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च, द प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च, जो आपका रैशनल है उस पे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपकी उस पे, और जो आपके रिजल्ट्स हैं उस पे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मतलब मेरा तो यही ख्याल है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक बेसिकली, कि आप अगर आपका टॉपिक इस तरह का है तो फिर आप वाकई कर सकते हो, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कर सकते हो अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट रिसर्च। बिल्कुल। अच्छा जाना, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है इस वक्त? अब आ रही है क्लियर। अच्छा, तो फ़खर मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि बहुत अच्छा, मतलब ये आपकी डेफिनेटली आपकी ये एम होनी चाहिए कि हाउ डज इट इम्पैक्ट एंड क्रिएट डिफरेंस इन द पॉपुलेशन दैट यू वर्किंग इन। लेकिन जो हमारा इस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव है ना, जो मैंने जैसे बताया, हर स्टडी कंडक्ट, जो उजाइना ने बताया जिस तरह, कि हर स्टडी के कुछ मकासद होते हैं, और हर बंदे के लिए वो मकासद डिफरेंट होते हैं, और वक्त के साथ साथ ये मकासद तब्दील होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करें तो हमारा मकसद इस वक्त अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है ना, अपनी पर्सनल सीवी को इम्प्रूव करना है, ऐसे ही ना जाइना। तो हाँ, तो उसमें ये है कि आप जो हैं जो इम्पैक्ट है या उससे जो कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला एलिमेंट है वो होना चाहिए, दैट शुड बी इन द बैक ऑफ योर माइंड, बट वो थोड़ा बैक सीट ले लेता है इन लाइट ऑफ योर immediate concerns, जो कि basically CV है, jobs हैं, stuff like that. But that should be a higher aim, आप जिसको लिए आप, that should be one of the higher aims जिसके लिए आप जो है target करें अपने आप को। और मैंने अगर आपको बताया कि जो studies do not have to be really complicated to make an impact, as Aina said कि हमारे पास, जैसे पिछली रिसर्च में हमने बताया कि हमारे पास बहुत सारी रिसर्च हैं जो कि वैलिडेट नहीं हुई पाकिस्तान में, इवन कि जो प्रूवन सिस्टम्स हैं बाहर, वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हो रहे। तो वी हैव सिग्निफिकेंट गैप टू मेक एन इम्पैक्ट, वी हैव अ सिग्निफिकेंट गैप टू मेक एन इम्पैक्ट। अगर हमारे पास, हमारे काफ़ी कॉलेज में बच्चे इससे हमारे ये काम कर रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट करती है हमारी कम्युनिटी पे। हमारे पास जो है, हमारे एटलीस्ट RMU में एक
हर साल में कोई 3-4 स्टडीज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे जो है पब्लिश होती हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो दैट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन होली फैमिली हॉस्पिटल। और ये कोई सिंपल सी स्टडी है, जस्ट टेकिंग द कल्चर्स फ्रॉम पैथो लैब और उसको एनालाइज कर लिया आपने। सो हर एनालिसिस आप करेंगे और उस पर आप सोचेंगे कि हाउ डज इट मेक एन इम्पैक्ट, but definitely it would be different for different age groups and for different levels of professions. खैर ये है हमारे मेरे मेंबर्स में से कोई बात करना चाहे इस हवाले से तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं या बाद में कभी भी। और मेरे ख्याल से हम अगला सवाल लेते हैं। ज़ैना, मेरे ख्याल से ये सवाल इसका हमने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया है इस तरह से। बिल्कुल। लेट्स सी। अच्छा ठीक, लेट्स टेक अनदर। आमना शेख का सवाल है कि ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आप रेफरेंस कैसे देते हैं एक आर्टिकल में, हाउ डू यू साइट एन आर्टिकल? उसकी आप समरी देते हैं या आप उसके कोई पॉइंट इन वर्ड्स देते हैं, मतलब क्या लिखना चाहिए आपको रेफरेंस में? निशान ने कहा था रेफरेंसिंग टेक्निक्स पूछ रहे हैं। आई थिंक इसके लिए आप ये पूरा एक सेशन होगा, ठीक है, इन कमिंग डेज, जिसके अंदर आपको रिसर्च राइटिंग और रेफरेंसिंग इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो जब वहाँ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा एज कम्पेयर टू अगर मैं अभी आपको बताऊँ, ठीक है। तो साइटेशन और रेफरेंसिंग ये सब एक अलग सेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स बेटर अगर आप उस सेशन में हमें ज्वाइन करें और वहाँ पे डिटेल में ये बातें एक्सप्लेन की जाएंगी। क्या कहते हैं आप हमजा इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि रेफरेंसिंग इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक एज वेल। मिशाल ने थोड़ी ज़ैना ने थोड़ी जो है वो मेंडले के हवाले से कुछ बात की है और उसको इस्तेमाल करते हुए रेफरेंसिंग डालने का तरीका बताया है, लेकिन आई थिंक इट वुड बी कवर इन ग्रेटर डिटेल बाय महविश, जिनका मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपरेशन पे टॉपिक है। ऐसे ही ज़ैना? जी बिल्कुल। हाँ, तो लेट्स टेक दिस। हम इस सवाल को डील करेंगे बैक इन नेक्स्ट इन व्हेन वी आर डीलिंग मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग। सही, लेट्स मूव ऑन। हसान अहमद का जो है सवाल है वो ये कहते हैं कि हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है लेकिन उस पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आपको आपके लोकेशन में नहीं पता उसके हवाले से, क्या हमें उस पर काम करना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? मेरे ख्याल से आपने इस पर टच किया लेकिन दोबारा एक दफ़ा। ये हाँ, हमने पहले टच भी किया और ये मतलब ऐसी बात है जो स्टूडेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट्स बहुत से टॉपिक्स पे काम ही इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि इस टॉपिक पे तुझे पहले काम हो चुका है। तो ओवरलैप्स बहुत डिफरेंट तरह, लाइक बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एक ही टॉपिक पे, सेम उसी टॉपिक पे काम करने से आप प्लेजरिज्म में आ रहे हैं या आप ओवरलैप कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट कम्प्लीटली राइट, बिकॉज देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस जब आप उस टॉपिक को दोबारा करते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे अभी हमजा ने बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम होता है, हर साल होता है, ठीक है। अब अगर एक साल वो काम पब्लिश हो गया तो क्या अगले साल हम रेजिस्टेंस चेक करना छोड़ देंगे उस डिजीज, उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उसकी रेजिस्टेंस चेक ही ना करें नेक्स्ट ईयर। हम तो वी कीप ऑन रिसर्चिंग अबाउट दैट, सो यू कैन रिक्रिएट द टॉपिक। बट वही बात आ जाती है जो मैंने पहले अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके शुरू में बोली, दैट यू हैव टू फाइंड अ रिसर्च गैप, कोई नया सवाल, या इफ यू कैन ब्रिंग अ न्यू क्रिएटिव टच टू योर टॉपिक, तो इट कैन रियली इम्प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने एज इट इज कर दिया, लेकिन अगर आपने कर ली है एंड नाउ इट्स डन, तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं जो आपको डिफरेंट पॉपुलेशंस पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हुई भी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एक और एग्जांपल, अगर आप सर्च करें इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो इस एक टॉपिक पे आपको बेतहाशा रिसर्चेस मिलेंगी जो डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पॉपुलेशन सेटिंग्स में की गई हैं। तो इस तरह ओवरलैप नहीं आता स्टडीज का, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे ख्याल से इसके बाद मेरा कहने का नहीं रहता कुछ भी, और 100% आई कम्प्लीटली बैक व्हाट ज़ैना सेड। ज़ैना पे नेक्स्ट सवाल लेते हैं मेरे ख्याल से। ज़ैना एक सवाल आ रहा है काफ़ी दफ़ा, वो है सिस्टमैटिक रिव्यूज़ पे, लिटरेचर रिव्यूज़ पे। आपका कुछ ख्याल है इसके बारे में? आई विल टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यूज़ एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज़
व्हाट डू यू थिंक, क्या उसके लिटरेचर इम्पोर्टेंट? रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको अभी डिटेल में बताया कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, ठीक है। आपने कैसे किया। जो सिस्टमैटिक रिव्यू है ना, जो सिस्टेमिक रिव्यू है, सॉरी, सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर आप उस स्टडी की बेसिस पे अपनी स्टडी बना रहे हो, एंड दैट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टडी। मतलब यू आर नॉट गेटिंग अ डाटा ऑफ योर ओन, ठीक है। हमने जब टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज की, so we divided them into two parts. If I'm studying about any topic, that is a literature review. But if I'm basing my study on the other studies, मतलब different studies मैंने पढ़ी और उन्हीं के डाटा और उन्हीं के conclusions पे मैं अपनी एक स्टडी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने खुद डाटा नहीं कलेक्ट किया, मैं खुद ऑब्जर्वेशंस नहीं करी, मैं उन्हीं के स्टडीज को यूज करी हूँ, तो दैट इज अ सिस्टेमिक रिव्यू। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो। हाँ, वैसे उनका सेकेंडरी जो है सेकेंडरी डेटा होता है सिस्टमैटिक रिव्यूज का। सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, जो रिव्यूज है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ड, ठीक है। आप एक करते हैं स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, जिसे आप कहते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल कोहॉर्ट, एक्सपेरिमेंटल आरसीटीज। सिस्टमैटिक रिव्यूज की अपनी रिव्यूज की अपनी दुनिया। फ्रॉम द मोस्ट बेसिक लेवल जो रिव्यूज होते हैं ना, उसे स्कोपिंग रिव्यूज कहते हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, स्कोपिंग रिव्यूज एक होते हैं कि वो बेसिकली लिटरेचर के अंदर गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट टाइप ऑफ स्टडी। मैं रिव्यूज की बात करूँ। नंबर सेकंड टाइप ऑफ स्टडी है नैरेटिव रिव्यू। नैरेटिव रिव्यू में आप कोई कंसेंसस डेवलप करते हैं जो कि एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, पूरा आपने पूरा सर्च किया। थर्ड टाइप है सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। सिस्टमैटिक रिव्यूज थोड़ा नीचे होता है, मेटा एनालिसिस थोड़ा ऊपर होता है। सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस व्हाट दे डू इज they take data from multiple studies, they take data from multiple studies, जिसे मैंने ने बात की, and they analyze it again। लेकिन वो एनालिसिस उसमें इस तरह करते हैं कि वो तमाम स्टडीज को कंबाइन करते हैं। और यही वजह है कि ये जो सिस्टमैटिक और मेटा एनालिसिस है, दे हैव सच अ हाई पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ एविडेंस, बिकॉज ये एक आरसीटी पर रिलाई नहीं करते। ये 20-25 आरसीटीज को पढ़ते हैं, उनका डाटा लेते हैं, उसको फिर मिला के एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 पेशेंट्स एक स्टडी में एनालाइज किए, 200 पेशेंट दूसरी स्टडी में एनालाइज किए, 300 पेशेंट तीसरी स्टडी में एनालाइज किए। So what they do is they combine together to make a forest plot. जो उसकी basic analytical term है, forest plot. I won't go into much detail. Systematic reviews and meta-analysis are not easy to perform. They require multiple authors. They require multiple teams. एक टीम आपका लिटरेचर जो है क्यूरेट करता है फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द जो जाइना ने बातें बताई हैं कि जहाँ जहाँ से आपने लिटरेचर लेना है। दूसरा बंदा उनको एनालाइज करता है और आपकी स्टडीज को एक्सक्लूड आउट करता है। दे हैव वेरी हैवी मेंटल फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। उसके बाद जब आपकी स्टडीज का एक कट ऑफ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया बनता है, उसके बाद द आर्डुअस प्रोसेस ऑफ एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द डेटा बिगिन। अब डाटा जो सिस्टमैटिक रिव्यूज का है वो आपको जो पब्लिकली अवेलेबल है वहाँ से मिलता है, लेकिन फॉर मेटा एनालिसिस यू हैव टू कॉन्टैक्ट द ऑथर टू गेट दैट डाटा, ठीक है। तो इट्स अ बिग लॉन्ग आर्डुअस प्रोसेस। ये इवन क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल स्टडी से मुश्किल है। सिस्टमैटिक रिव्यूज होती हैं घर पे बैठ के कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही हैं, आई एग्री, लेकिन ये इतनी मुश्किल स्टडीज़ हैं कि यू नीड मल्टीपल ऑथर्स फॉर इट। आपने काम डिवाइड करना होता है। देयर शुड बी अ लीडर इन दिस काइंड ऑफ स्टडीज। एक बंदा जो है वो लिटरेचर निकालेगा, दूसरा बंदा उस लिटरेचर को सर्च करेगा, तीसरा बंदा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाएगा, चौथा बंदा आपका फ्रेमवर्क डिजाइन करेगा, पांचवा बंदा उसको डाटा को उठाएगा, फिर डाटा को एनालाइज करेगा, फिर एक बंदा मैन्युस्क्रिप्ट लिखेगा। एंड इट्स मैन्युस्क्रिप्ट फॉर अ रिव्यू आर्टिकल, इट कैन easily attain 5,000 to 6,000 words as well. So it's not an easy task. It's not an easy review articles. Writing review articles are not an easy task at all. So I will not recommend it at a beginner level. I will not recommend it at a beginner level. Try to get into some systematic reviews if you can, if anyone is doing, but do not enter into it. मेरे ख्याल से और मेंबर्स के भी कुछ सवाल हैं। महविश, आप कुछ सवाल करना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाइना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी ज़ाइना, मेरा एक सवाल था, ये सरदार शहरयार की तरफ से है। वो कहना चाह रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। और दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं वो डिस्क्रिप्शनल कैसे होती हैं, तो ये आपने बताना है। अच्छा, अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और ऑब्जर्वेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, इसको ना एग्जांपल से लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने उस वक्त एग्जांपल जब ये बताया था, उस वक्त ये एग्जांपल के जिस वहाँ पे
डायबिटीज की प्रेवलेंस कितनी है, पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की फॉर एग्जांपल, मैं उस पूरी को तो नहीं इंक्लूड कर सकती अपनी स्टडी में। तो व्हाट आई डू इज कि मैं उसका एक चंक ले लेती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि जिस सेक्टर में मैं रह रही हूँ या जिस स्ट्रीट में मैं रह रही हूँ वो डिस्क्राइब कर लेगा अच्छे से, या वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, सैंपल होगा मेरी स्टडी के लिए, जो मैं पूरे इस्लामाबाद पे या एटलीस्ट पूरे अपने सेक्टर पे जो है वो इम्प्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह मैं हर सेक्टर से एक स्ट्रीट जो है वो सिलेक्ट कर लूँ रैंडमली। ये सैम्पलिंग का पूरा तरीका होता है, ये स्टडी डिजाइन के अंदर आपको बताया जाएगा कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना एक सैंपल डिसाइड करते हैं, ठीक है, और बड़े पॉपुलेशन में से एक छोटा चंक जो है वो सिलेक्ट करते हैं which you think can represent the population in a good manner, ठीक है। मैंने वो population select की जिस street में मैं रहती हूँ, उस street के लोगों में मैंने check कर लिया कि कितने लोगों में diabetes है, and I found out that 10% people in my street they have diabetes, ठीक हो गया। फिर मैंने एक और सेक्टर में चेक किया यही रिजल्ट, एंड आई फाउंड आउट दैट 15% ऑफ देम हैड डायबिटीज। करते 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 देन आई जनरलाइज माय रिजल्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कोई वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप नहीं चेक किया, मैंने आपको सिर्फ एक वैल्यू कोट की है। तो ये स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, ठीक है। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इस्लामाबाद यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। ये होती है क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है। और मैं इसको डिस्क्रिप्शनल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कोई दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप नहीं निकाला, मैं आपको सिर्फ कोट कर रही हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन। सो इट्स एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एन ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्शन स्टडी। और स्टडी टाइप क्या है मेरा स्टडी टाइप जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्योंकि मैंने एक बड़े पॉपुलेशन की एक छोटी चंक से आपको रिजल्ट निकाल के बताया, ठीक है। इसको सबसे सिंपल तरीके से मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एनालिटिकल स्टडीज, क्योंकि एनालिटिकल स्टडीज में आपके जो दो वेरिएबल्स हैं आप उसमें रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेके चलें, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्या जिन लोगों को डायबिटीज था उनमें ज्यादा चांस था एमआई का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, और मैं डायबिटिक पेशेंट्स और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिलेशनशिप निकालती हूँ आपस में, एंड आई फाउंड आउट के वाकई ही में डायबिटीज जिन लोगों को ज्यादा है, लाइक जो the people having diabetes are having more risk to suffer from MI as compared to those who did not have diabetes, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने डायबिटीज और MI का रिलेशनशिप निकाल लिया। Now this is not a descriptive study, this is an analytical study because I have taken two variables and I have found out relationship between these two variables. सही, ज़बरदस्त। लेट मी सी हमारे पास कोई और सवाल आया है। अच्छा, उमामा फारूक लिखती हैं, कहती हैं कि फर्स्ट हमें टॉपिक सिलेक्शन करनी है, एंड देन वी हैव टू फाइनलाइज द टाइप ऑफ रिसर्च, और इसको हमें जो सिलेक्ट करना है वो फिजिबिलिटी के लिहाज से सिलेक्ट करनी है अपनी टॉपिक। तो मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल पूछा है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट भी कर दें आप कि टॉपिक सिलेक्शन में हमारे वो कौन से स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और अच्छा, पहले आपने टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना, पहले आप जो है वो चीजें फाइनलाइज करें। और टॉपिक सिलेक्शन तो आपका लास्ट एम है ना, दैट दिस इज द टॉपिक आई एम गोइंग टू वर्क ऑन, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आई वोंट कॉल इट योर टॉपिक, I will call it the point of your interest or the area of your interest, आपने उसके बारे में स्टडी करनी है। You have to check that the thing you're interested in, वही जो तीन चीजें हमने रिव्यू में लिटरेचर रिव्यू में देखी कि आपका मेथड, आपकी थ्योरी और आपका रिसर्च गैप, ये सब चीजें along with your interest, is it feasible or not, and then in feasibility you take all the criteria of the SMART objectives, ठीक है। आपने देख लिया if it's specific, is it measurable, attainable है या नहीं, मतलब कोई cost effective है as a student या नहीं, या आपको किसी ग्रांट, अगर आप कोई बड़े लेवल पे कर रहे हो आपको कोई ग्रांट वगैरह तो नहीं चाहिए, या आपको कहीं और से हेल्प तो नहीं चाहिए, is it attainable, ठीक है। Are you even relevant to that interest, जो आप काम कर रहे हो, जो आपके objectives आपने सोचे हैं, is it relevant to your topic or not, ठीक है। उसके बाद आप टाइम बाउंड है, इन सब चीजों को देख के आपने फिजिबिलिटी डिसाइड कर फिजिबिलिटी चेक करके आप अपने टॉपिक को फिर डिसाइड करेंगे, देन इट इज योर सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। पहले आपने एक अपना माइंड बना के उसको प्रूफ नहीं करने लग जाना कि मैंने इसी पे ही काम करना है।
you have different options and then you're narrowing it down. ठीक है, तो आपने स्टेप वाइज चलना है ताकि सब चीजें आपके कंसिडरेशन में हो, आपकी नजर के सामने हो. राइट. इकरा बेग का भी एक सवाल आया है जाइना कि वो दोबारा से उन्होंने सिस्टमैटिक रिव्यू की थोड़ी सी बात की. वो पूछ रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू में और सिस्टमैटिक रिव्यू में कोई फ़र्क है. तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर आपको मैं देता हूँ इस हवाले से भी कि लिटरेचर रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू में बहुत फ़र्क है. जो लिटरेचर रिव्यू जाइना ने आज बताया है वो हर स्टडी का पार्ट है. सिस्टमैटिक रिव्यू है वो एक अलग सी चीज़ है, वो टाइप ऑफ स्टडी है. तो लिटरेचर रिव्यू एक प्रोसेस है जो जाइना ने बताया, और सिस्टमैटिक रिव्यू एक टाइप ऑफ स्टडी है. दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. लिटरेचर रिव्यू आपने हर स्टडी में करनी होती है, सिस्टमैटिक रिव्यू टाइप ऑफ. जाइना आपने कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, मैंने पहले भी इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात की थी कि लिटरेचर रिव्यू इज अ वेरी ब्रॉड थिंग. ठीक है, यू आर डूइंग इट फॉर एवरी स्टडी, व्हेयरएज सिस्टमिक रिव्यू यू आर डूइंग इट फॉर योर सेकेंडरी, फॉर द सेकेंडरी टाइप ऑफ रिसर्च. मतलब वो तो रिसर्च की एक टाइप होगी ना. लिटरेचर रिव्यू तो आपकी जरूरत है एक तरह से. आप इसको इस तरह डिफरेंशिएट कर लें कि लिटरेचर रिव्यू इज बेसिकली द नेसेसिटी that you are doing in order to find out the methodologies, the theory of different researches, and how you are going to take up your research. That is literature review. वो literature review है. सिस्टेमिक रिव्यू जो आप कर रहे हैं उसमें तो आप एक पूरी नई स्टडी बेस कर रहे हैं दूसरे लोगों की स्टडीज के ऊपर. आपने 10 आर्टिकल पढ़े, ठीक है, आपने 10 स्टडीज पढ़ी और आपने उसके डाटा को यूज करके, खुद आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उनको यूज करके, उनको एनालाइज करके एक स्टडी बनाई. दैट इज सिस्टेमिक एनालिसिस. ठीक है, सिस्टेमिक रिव्यू. तो दिस इज इट. या बिल्कुल एग्जैक्टली. बाकी और भी जो सवाल होंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है आज के, वो विल टेक इट अप विद जब उनका रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा. अगर किसी क्वेरी है जो कि मतलब फॉर एग्जांपल आप करते हो, यू ट्राई फाइंडिंग योरसेल्फ अ टॉपिक. ठीक है, अगले सेशन से पहले, या आप सर्च इंजिन्स पे जाके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिटरेचर रिव्यू करते हो, और या मेनले डाउनलोड करते हो, उसमें कोई इशू आता है, तो पहले अगले जो सेशन है उससे पहले आप हमें क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो हम सेशन शुरू होने से पहले उन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे, बिकॉज पूरी टीम ही होगी इंशाल्लाह, तो विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस आउट. राइट. लास्ट सवाल हम ले रहे हैं मेरे ख्याल से मिशाल के पास है लास्ट सवाल. मिशाल आप लास्ट सवाल करें. या जाइना, एक सवाल आया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एंड सर्वे बेस्ड स्टडीज. अच्छा, अब क्रॉस सेक्शनल मैंने जब बताया, आप लोगों को ये सारी स्टडीज बताई, मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स बताए, एंड देन देयर आर डिफरेंट ways to gather your data. ठीक है, जब आप रिसर्च करते हो, आगे भी ये बातें डिस्कस होंगी कि आपका जो आपका रिसर्च आर्टिकल होता है, या जब आप रिसर्च करते हो तो क्या क्या बातें आप उसमें आपने देखनी होती है. तो इन मेथोडोलॉजीज देयर आर टू थिंग्स. देयर इज टाइप ऑफ स्टडी, and then there is a study tool, or the tool you're using to collect your data. So cross-sectional study is the type of study you're doing, and survey-based means that you're using a specific type of questionnaire to get that data. I hope I'm making the point clear. कि आप जो हो survey-based study में cross-sectional तो ये हो गया ना कि आपने क्या टाइप यूज की, या आपका जो population है वो कौन सी है. ठीक है, that is your study design. जबकि सर्वे जो आप कर रहे हो, या आपकी क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी है, दैट इज बेसिकली योर डाटा गैदरिंग टूल. ठीक है, तो ये दो बातें जो हैंड इन हैंड जा रही हैं. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. अगर कोई और इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है तो आप में से. राइट. नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली 100% कॉम्प्लीमेंट्री. जाइना, एक और सवाल आया हमारे पास, और मेरे ख्याल से दिस विल बी द लास्ट वन. वो पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सी सर्वे स्टडीज़ में बहुत डिफरेंट असेसमेंट टूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं वो, तो हम फिर उसको चूज़ कैसे करें? आई थिंक ये थोड़ा सवाल हमारे टॉपिक से हट के जा रहा है. ठीक है. अच्छा, ये अब आपने फॉर एग्जांपल आपने जो डिप्रेशन असेसमेंट टूल देखा, फॉर एग्जांपल आपने बेक डिप्रेशन स्कोर देखा है. ठीक है, वो एक इन्वेंट्री है पूरी. आप उस पे यही तो काम है आपका, आपने लिटरेचर रिव्यू करना है कि किन किन स्टडीज में ये टूल यूज हुआ है, किस तरह से यूज हुआ है,
क्या वो टॉपिक आपके टॉपिक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या उससे बेहतर टूल्स क्या हैं क्या नहीं हैं, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर आपको आपका लिटरेचर रिव्यू हेल्प करेगा कि आया जो आपने चूज किया है, जो इन्वेंट्री आपने चूज किया है, जो स्केल आपने चूज किया है, वो कितनी स्टडीज में यूज हो चुका है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, क्या सेंसिटिविटी है, क्या स्पेसिफिसिटी है, ये आपको सब चीजें जो है वो लिटरेचर रिव्यू से ही हेल्प आउट करेंगी। तो इफ यू डिसाइड टू यूज अ टूल, एनी डिप्रेशन स्केल, गो फॉर अ लिटरेचर रिव्यू। आप पढ़ें कि किस तरह की स्टडीज में किन टॉपिक्स में वो जो आपका डिप्रेशन स्केल है वो यूज हुआ है पहले। दैट विल हेल्प यू मोर। बिल्कुल सही बात है। ज़ैना, मेरे पास एक और सवाल आया, जवाब यदि करेंगे जवाब। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैना, ये सवाल आया है असद इम्तियाज़ की तरफ से, और उनका सवाल ये है कि कि जो हम खुद क्वेश्चनर्स बना सकते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स यूज करना ही कंपलसरी है? अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अभी बात की डिप्रेशन स्केल की, ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, आप इसको यूज करें, इट्स मच मोर बेटर, ठीक है। वो तो आपने वही यूज कर लेना है एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कोई ऐसा टॉपिक पे काम करें जिसमें आपको एक से ज्यादा इन्वेंट्रीज की जरूरत है, ठीक है, या आपने क्वेश्चन आप किसी जब स्टार्ट करते हैं रिसर्च करना, तो बहुत से बच्चे कैप स्टडीज करते हैं, ठीक है। यू आर असेसिंग द नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस इन योर कम्युनिटी, ठीक है, इसको कैप स्टडी कहते हैं। बहुत से बच्चे जो है वो कैप स्टडीज से स्टार्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर मिल जाए कहीं से, जो आप नॉलेज के सारे पॉइंट्स चेक करना चाह रहे हैं उसको उस क्वेश्चनर के अंदर वो हो। यू माइट बी वांटिंग कि आप कोई और एक आधा पॉइंट ऐड कर दें, तो इट्स बेटर टू यूज स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर। लेकिन अगर आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसके बाद बायोस्टैट्स में ये बात डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाउ टू चेक वैलिडिटी ऑफ योर क्वेश्चनर। ये बायोस्टैट्स में चेक किया जाता है। आपका जो एनालिसिस टूल है SPSS, उससे आप एक वैल्यू निकालते हैं, एक पायलट स्टडी करते हैं, अपने वैल्यूज उसके अंदर पुट करते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट इफ योर क्वेश्चनर इज right or not, like if you can use it or not। तो ये इस तरह करके होता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास है क्वेश्चनर, आप किसी ने बनाया हुआ है, तो आप उनसे लाइक कोई कॉपीराइट इशू ना हो तो आप उनसे इजाजत लेके यूज कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज है जैसे बैक इन्वेंट्रीज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, दैट्स मच मोर बेटर। राइट, मेरे ख्याल से हमारे पास सवाल और कोई नहीं रहे। Zaina, I think we should close. Thank you everyone for the research team and everyone. Zaina. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मैं फिर से कहूंगी कि ये सेशंस आप लोगों के लिए रखे गए हैं, ठीक है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और जितना हो सकेगा हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और आप लोग जो है नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो प्लीज 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 जो चीजें आज हमने टच की हैं उसको आप देख के आइएगा, मेंटली जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जब आगे आप रेफरेंसिंग वाली वेबिनार्स पे आएंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा हाउ टू साइट एन आर्टिकल, हाउ टू ऐड रेफरेंसेस। तो वो आपके लिए आसानी होगी अगर आपने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ होगा और यूज किया हुआ होगा, आपका हाथ बैठा हुआ होगा। सो थैंक यू एवरीवन, विल एंड द प्रेजेंटेशन हियर। अल्लाह हाफिज।